हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट का पार्ट सेकेंड। आपको मैं बता देती हूँ, कल जब मैं क्लास ले रही थी तब क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो गया था। लाइव क्लास चल रही थी तो एकदम वायर हिल गई थी। तो इन्वर्टर की वायर हिलने के बाद जो हमारा वाईफाई है वो इन्वर्टर में लगा हुआ है, तो वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। की वजह से अपनी क्लास भी रुक गई थी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही थी, यहीं से जो है क्लास खत्म हो गई थी, है ना। फिर दोबारा लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। 10-15 मिनट बाद में वो तब तक क्या है, ये वीडियो भी अपलोड, फिर मेरे को कल मैं दोबारा लेती तो डबल डबल पार्ट हो जाते, फर्स्ट पार्ट के ही, है ना। फर्स्ट पार्ट के डबल पार्ट हो जाते, फिर उनको कंबाइन करना पड़ता और उसके बाद में फिर मेरे को अपलोड करना पड़ता, हेडेक हो जाता। आज मैं आपकी क्लास की स्टार्ट की, कल इशू हो गया जैसे अपना, तो यहीं से देखो मैंने वही स्लाइड ओपन की हुई है, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिंक आपका देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में हमने एक्सप्लोरेटरी होते हैं, या तो हमें एक्सप्लोर करना है, नई नॉलेज लेनी है ना। नई नॉलेज को लेने के लिए रिसर्च करते हैं। इस टॉपिक है जिसको पहले स्टडी नहीं किया गया, अब उस टॉपिक को हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं, बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, एज इट एज डिस्क्राइब करते हैं कि सिचुएशन को, फिनोमिना को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर क्या है, उस ग्रुप की, उस पॉपुलेशन, होता है डिस्क्रिप्टिव में। एक्सप्लानेटरी क्या होता है, एक्सप्लानेटरी जैसे एक्सप्लेन करना, नाम से ही पता चला है कि एक्सप्लेन करेगी रिलेशनशिप किसके बीच में, कोज और इफेक्ट के बीच में। कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो ये एक्सप्लेन करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोविड 19, कोविड 19 है, ये हो गया कोज, और इसका क्या इफेक्ट आया, डेथ, इलनेस, बीमारी, है ना, ये इफेक्ट हो गया। तो कोज और इफेक्ट दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। या फिर मैं बात करूं एनईपी 2020 की, जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, तो वो तो होगी कोज, है ना। और उसका इफेक्ट क्या पड़ा अपनी एजुकेशन पे, कि एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। हायर एजुकेशन में ये जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ गया, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो जो एनईपी या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम या फिर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उन सबको हम जब एक्सप्लेन करते हैं, उनके बीच को और इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो स्टडी होगी एक्सप्लानेटरी। अब एक्सप्लानेटरी किस में आएगी, या तो आ सकती है क्वालिटेटिव में, या आती है क्वांटिटेटिव में। कैसे पता चलेगा, क्वालिटेटिव में तब होगी जब कोई बायसनेस आ जाएगी, हम जो एजु गवर्नमेंट के प्लान हैं उसके बारे में, अब हमें पता तो नहीं ना, गवर्नमेंट ने एकदम सही-सही दिखाया है। हो सकता है कुछ बुरी बातें उन्होंने छुपा ली हो, कोई चीज़ के बारे में, है ना? तो वो क्वालिटेटिव में आ जाएगी क्योंकि बायसनेस आ गई। अगर गवर्नमेंट ने एकदम एक्यूरेट डाटा दिखाया, इट मीन्स वो क्या, क्वांटिटेटिव भी, है ना? तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। प्रिडिक्टिव रिसर्च कौन-सी होती है? प्रिडिक्टिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बिहाफ पे फ्यूचर के बारे में अगर एस्टिमेट लगाएँगे, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, अनुमान लगाएँगे देखो, तो वो हो जाएगी अपनी प्रेडिक्टिव रिसर्च कि फ्यूचर का अभी का एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है, एग्जिस्टिंग डाटा क्या है, उसके बिहाफ पे हम फ्यूचर के बारे में क्या एस्टिमेट लगाते हैं, तो प्रिडिक्टिव रिसर्च। अब डायग्नोस क्या होता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है जिसमें हम रीजंस देखते हैं, रीजंस क्या है, कोज देखते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करते हैं फैक्टर्स को, प्रॉब्लम को, कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम पहचानेंगे, रीजन को पहचानेंगे, कोज को पहचानेंगे, उसके बिहाफ पर फिर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो डायग्नोस्टिक रिसर्च हो गई। जैसे कि कोई पेशेंट्स है, कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसका डायग्नोस करता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च करेगा डॉक्टर। वो देखेगा, वो पूछेगा कि कल रात को आपने क्या खाया था, ठीक है, ये कब से है गड़बड़ आपके, तो सारी जानकारी लेता है पास्ट की, डायग्नोस करता है, बीमारी का पता लगाता है, और डायग्नोस करने के बाद में फिर क्या करता है, उपचार करता है, इलाज करता है, ठीक है। फिर कंपैरेटिव रिसर्च आई, कंपैरेटिव में टू और मोर ग्रुप्स को, टू और मोर सिचुएशन को, टू और मोर प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उनमें क्या-क्या सिमिलैरिटी है, क्या-क्या डिफरेंस है, इनका पता लगाते हैं, ठीक है। एक अच्छा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
अच्छा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, वो वो होगा जो कि स्कोप ऑफ स्टडी को डिस्क्राइब करेगा, बताएगा कि हमारी स्टडी क्या है, किस टॉपिक पे है, डायरेक्शन देगा हमारी रिसर्च को, ठीक है? हमारी रिसर्च पे हमें फोकस करने में क्या हेल्प करेगा, और जो डिस्ट्रैक्शन है, डाइवर्सिफिकेशन है, उसको हटाएगा, डिस्ट्रैक्ट होने से हमें बचाएगा, और हमारा टाइम, मनी, एनर्जी इन सबको वेस्ट होने से बचाएगा। गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अगर हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, तो हमें करना पड़ेगा। अगर हमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को बनाना है, सबसे पहले तो मुझे इश्यू देखना पड़ेगा, क्या इश्यू आ रहा है, किस इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, जैसे मेरा इश्यू क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, वो मैं देखूँगी। मेरे को देखना है जैसे कि अ, इस टॉपिक का देखूँ मैं, अ, कितने बच्चों का जेआरएफ होता है? ठीक है, मेरे को जेआरएफ लेना है, ये मेरी क्या है, प्रॉब्लम है, मेरा इश्यू है, जेआरएफ का मेरा इश्यू, ठीक है। अब मेरे को जेआरएफ पे स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा इश्यू मेरे को पता चल गया, अब मैं देखूँगी कि कितने लोगों ने इस टॉपिक पर ना पहले ही से ही स्टडी कर किया है, एग्ज़ामिन करूँगी प्रीवियस रिसर्च को, इस टॉपिक पे जो है, रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि मेरे जेआरएफ से रिलेटेड बाकी कितने लोगों ने स्टडी करी है, कितने लोगों ने रिसर्च करी है, उन सबको मैं देखूँगी। रिसर्च दैट एम्प्लॉय कंपैरेबल टेक्निक वेरिएबल, उसने कौन-सी टेक्निक यूज़ की, वेरिएबल कौन-सी, सारी चीज़ें देखूँगी, ठीक है। इवैल्यूएट करूँगी, सारी स्टडीज़ को खोल-खोल के देखूँगी। उस यूजिंग द रिजल्ट टू योर लिटरेचर इवैल्यूएशन, डिटरमाइन द रिसर्च गैप्स एंड द करंट स्टडी शुड एड्रेस। अब कहते हैं आपने रिसर्च खोल-खोल के उनकी देखी, तो आप देखो कि उसके कहाँ पर गैप आ रहे हैं, क्या कहाँ पर लिमिटेशन आ रही है उसकी, ठीक है? और साथ में अब इस कौन से टॉपिक पर आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है? आपका गैप, जैसे मान लो अ, उसने स्टडी करी है, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आगे दूँगी, पहले ये बता देती हूँ। फिर लिंक टूट जाएगा अदरवाइज़। फिर हमने ये देख लिया कि क्या लिटरेचर रिव्यू है, कौन-कौन से गैप्स मिले हैं, ठीक है? और अब कौन-सी स्टडी हो सकती है। फिर डिफिशिएंसीज़ में भी कंसेप्चुअल, मेथोडोलॉजिकल, थ्योरेटिकल, ये जो डिफिशिएंसी है, जो गैप आया उनकी रिसर्च में, वो हो सकता है कॉन्सेप्ट के कारण आए हों, मेथड्स के कारण, मेथोडोलॉजी के कारण आए हों, थ्योरेटिकली थ्योरीज़ वगैरह के कोई गैप हो। अब डिटरमाइन करेंगे रिसर्च के टॉपिक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैप फाउंड। अब हम देखेंगे कि ये जो गैप मिले हैं हमें, इनके बेस पर कौन-कौन से रिसर्च के टॉपिक्स बनते हैं, कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद में रीराइट करेंगे रिसर्च के चैलेंज को इन लाइट ऑफ द गैप फाउंड एंड द क्लैरिफाई स्टेटमेंट रिसर्च क्वेश्चन। अब इन गैप जो फाइंड हुए हैं उस पर लाइट डालेंगे मतलब कि अब इनको हाईलाइट करेंगे, हम देखेंगे कि हम इस पर स्टडी कर सकते हैं। दैट इज द वेरीफाई दैट गिवन द गैप्स इन लिटरेचर स्टडी ऑन टॉपिक एक्चुअली नेसेसरी। अब हम देखेंगे जो ये गैप है इन पर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इस पे स्टडी होनी ही चाहिए। तो डिटरमाइन करूंगी ब्रॉड और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, देन राइट देम डाउन, इंक्लूड द गोल ऑफ द रिसर्च। फिर इनको लिख के मैं अपनी रिसर्च में शामिल कर, अब मैं इनको ना आपको यहाँ पे समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने मेरी नीड देखी, मेरी नीड क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? नीड और प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई नीड होएगी, प्रॉब्लम होएगी, तभी ही हम क्या रिसर्च, देखिए, इसे लिख देती हूँ नीड। वो क्या है ना, मैं आपका टाइम बचाने के लिए ना थोड़ा फ़ास्ट-फ़ास्ट लिखती हूँ, और फ़ास्ट लिखती हूँ तो ये पेन है वो टैब पे स्लिप होता है, जैसे राइटिंग अच्छी नहीं आती। थोड़ा आराम से लिखूँगी ताकि ये समझ में आ जाए। वरना मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कॉपी पे लिखती हूँ मैं, और यहाँ पे टैब पे लिखती हूँ, गंदी आती है कि फ़ास्ट-फ़ास्ट, ये चक्कर लगता है कितनी गंदी राइटिंग होगी उनकी। देखिए, कोई प्रॉब्लम थी सबसे पहले हमारे पास। प्रॉब्लम जैसे कि मैं बताती हूँ, हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उसका कस्टमर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? कंपनीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एम्प्लॉइज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? ये 3 चीज़ पे हमने देखा कि स्टडी हो चुकी है, लेकिन हुई किस पे नहीं है, एक बार मैं बता देती हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। मान लिया सोसाइटी पर स्टडी नहीं हुई है, स्टूडेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी स्टडी नहीं हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने देखा जो एआई आया है, 1 सेकंड। हाँ, आई थिंक अब माइक सही है, पहले ज़्यादा ही नीचे लगाया हुआ था मैंने। देखिए,
जो एआई है ना, एआई के बारे में मुझे रिसर्च करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेरे को रिसर्च करनी है, ये अपनी नीड है, ये अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है? मैंने मेरा टॉपिक नीड सिलेक्ट कर ली। अब मैं देखूंगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर ऑलरेडी प्रीवियस स्टडी कितनी हो चुकी है, पहले कौन-कौन सी स्टडी हो चुकी है। मैंने प्रीवियस स्टडी देखी, मैंने प्रीवियस स्टडी को रीड करा, खोल-खोल के देखा। अब खोल-खोल के देखना, प्रीवियस स्टडी को देखना, इसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर रिव्यू करा मैंने, ठीक है? लिटरेचर मतलब कि स्टडीज़, रिव्यू मतलब कि खोल-खोल के देखा, पढ़ा उसको, लिटरेचर रिव्यू करा मैंने। अब मैंने उसमें क्या देखा? उसमें देखा मैंने कि इन-इन टॉपिक्स पर स्टडी करके है, कस्टमर्स पर स्टडी कर रखी है कि कस्टमर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंपनीज़ पर क्या पड़ेगा, है ना? एम्प्लॉइज़ पर क्या पड़ेगा, ये कर रखी है। लेकिन गैप क्या मिले मेरे को? गैप मिले मतलब कि लिमिटेशन क्या मिली? इसने सोसाइटी पर स्टडी नहीं करी कि सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसने साथ ही साथ में किस पे स्टडी नहीं करी? स्टूडेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी स्टडी नहीं करी है। ठीक है? ये मेरे को पता चला, ये गैप मेरे को मिला। अब ये गैप है, अब मैंने देखा कि थ्योरेटिकल हो सकते हैं ये, कि मैंने थ्योरी से यूज़ नहीं करी। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट के कारण हो, इन सबको देखा। अब मैंने गैप देखने के बाद देखा भई ये गैप तो इम्पोर्टेंट है, इन पे तो स्टडी होनी चाहिए। तो अब इस रिसर्चर ने प्रीवियस स्टडी में इस गैप के बारे में क्या बोला है कि इस पे स्टडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, करंट स्टडी के बारे में क्या बोला है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ये गैप है ना, इन पर हम स्टडी करेंगे। तो इन इन सब टॉपिक को हम सिलेक्ट करके बाद में हम अपने गोल्स में शामिल कर लेंगे कि हमें ये स्टडी करनी है। ठीक है? हमने अपने गोल में शामिल कर लिया कि ये जो रिसर्च के गैप है, हम इनको शामिल करेंगे अपनी रिसर्च और इस पे स्टडी करेंगे। ठीक है? तो जो रिसर्च पेपर लिखता है, रिसर्च प्रपोज़ल लिखता है, उसको पता होगा कि कैसे हम रिसर्च का करते हैं। अब मैं प्रपोज़ल मैं बना चुकी हूँ, करती हूँ मैं, जो मैंने 40 एसएलआर बनाए हैं। रिसर्च पेपर में 40 एसएलआर करने पड़ते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम प्रीवियस स्टडीज़ को, 40 आर्टिकल्स को खोल-खोल के देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। पूरा इंट्रो देखना, एब्स्ट्रैक्ट देखना, मेथडोल गैप फाइंड आउट करना, उस गैप को एनालाइज़ करके हमारी हमारी रिसर्च में हम क्या करना चाहते हैं, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएँगे। अब देखिए रिसर्च के टाइप्स कैसे हैं? अप्लाइड रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव, एथनोग्राफिक, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल, फिनोमिनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये क्या है? एक ब्रीफ समरी है। क्रिस्प वे में यहाँ पर पार्ट आपको दिया हुआ है कि आपको जल्दी-जल्दी रिवीजन करनी होगी तब हाँ, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? ये मैं आपको लास्ट में ना, जब आप रिवाइज़ करेंगे ना तब बताऊँगी इसका। कि अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो आपको ब्रीफ ही करवाना है पहले। ये देखिए कितने टाइप की होती है मेथड, चार्ट दिए हुए मैंने। क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन सी होगी? जहाँ पर 100% 100% श्योरिटी की रिजिड होती है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि पानी के साथ में अगर ऑक्सीजन मिलाओगे, H2O बनेगा। ये पूरे वर्ल्ड पर इसमें 100% श्योरिटी रिजिड है ये। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? पूरी दुनिया पे अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। क्वालिटेटिव क्या है? जो 100% श्योर नहीं होती, नॉट श्योर। और जो क्वालिटेटिव होती है उसको हम इंडक्टिव बोलते हैं। इंडक्टिव यानी इंड्यूस करना, अनुमान और जो क्वांटिटेटिव होती है वो डिडक्टिव, थ्योरी से चल। क्रॉस सेक्शनल मतलब एक ही टाइम पे अलग-अलग टॉपिक स्टडी करेंगे, एक टाइम स्टडी करेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एक ही टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है? उल्टा हो गया, यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक एक सब्जेक्ट होएगा, क्रॉस सेक्शन में अलग-अलग सब्जेक्ट एक टाइम होंगे। मिक्स्ड रिसर्च, क्वाली और क्वांटिटी को मिला के। डिस्क्रिप्टिव में एज़ इट इज़ स्टडी करेंगे। एक्शन में क्या करते हैं? लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उस पे स्टडी करते हैं। सर्वे मतलब सर्वे करना, क्वेश्चनेयर भरना। कोरिलेशन मतलब रिलेशन देखना, 2 चीज़ों के बीच में मेटा एनालिसिस करना। ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि स्क्रैच, ज़ीरो से चल। केस स्टडी में भी केस स्टडी करेंगे, ये आगे बताऊँगी एक बार थोड़ा-सा। प्योर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, ये सारी आपको लास्ट में समझ आएगा। अब हम पहले देखते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है। वैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए, जो इंडक्टिव होती है ना, इंडक्टिव, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये तो मेन चीज़ है अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की, बेस है बेस। ये तो आते ही आते हैं एग्ज़ाम।
ठीक है। इंडक्टिव रिसर्च को क्या बोलते हैं? बॉटम अप। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना, नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले कोई पर्टिकुलर चीज को ना, कोई एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके उसका पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बना के हम देखते हैं, हाइपोथेसिस बना के क्या ये सही है, फिर लास्ट में थ्योरी बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, मैंने ना दो पत्थर को आपस में रगड़ के देखा। दो पत्थर को आपस में रगड़ के देखा। ऑब्जर्व करा मैंने कि चिंगारी निकली। चिंगारी निकल के और ये तो गया। रुको। हाँ, फायर कैसे? हाँ, दो पत्थर को आपस में रगड़ के देखा तो चिंगारी निकली, उससे क्या हुई? फायर। फायर बनी, आग लगी। ये मैंने ऑब्जर्व करा कि अरे यार, मैंने दो पत्थर को रगड़ा था आपस में, हमने से चिंगारी उत्पन्न हुई ना, तो आग लगी। फिर मैंने क्या करा, बार बार अलग अलग पत्थर ले लेके, बार बार पत्थरों को ले लेके रगड़ के देखा, हर बार आग निकलती है नहीं निकलती। मैं पैटर्न चेक करने लगी, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या बार बार रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न हो रही है, ये पैटर्न देख रही हूँ। फिर मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी। हाइपोथेसिस बनाऊंगी, मैं बोलूंगी कि मैंने चार बार पत्थरों को रगड़ के देख लिया, बार बार पैटर्न इनका देखा, जो चिंगारी उत्पन्न होती है उससे फायर, आग आती है। तो क्या हर पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होगी? ये मैंने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, कल्पना करी मैंने। परिकल्पना यानी कि पहले से ही कल्पना करी, अभी मेरे को पूरी श्योरिटी नहीं है, बस कल्पना कर रही हूँ। क्या हर पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होगी? ये कल्पना करी। लास्ट में मैंने थ्योरी बना दी। क्या थ्योरी बनाई? नहीं, सभी प्रकार के पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न नहीं होती, कुछ एक स्पेसिफाई पत्थर होते हैं, इनको आपस में रगड़ते हैं तभी चिंगारी बनती है। तो ये थ्योरी बना दी मैंने, ठीक है? कि सारे पत्थर नहीं। अब घर पे आप, आपके पास हो गया, क्या उनसे चिंगारी बनती है? नहीं बनती। एक स्पेसिफिक टाइप के पत्थर, इनको रगड़ने से तो ये थ्योरी बना दी। ये क्या, नीचे से ऊपर की ओर गए। सबसे पहले कोई चीज को ऑब्जर्व करा, पत्थरों को रगड़ रगड़ के देखा, उनका पैटर्न बनता है नहीं बनता, क्या हर बार चिंगारी उत्पन्न होती है, वो देखा। फिर मैंने कल्पना करी कि हर प्रकार के पत्थर को रगड़ने से ही चिंगारी बनती है। फिर लास्ट में मैंने थ्योरी बना दी कि नहीं, हर प्रकार के पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। तो ये थ्योरी, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि हाँ, हर प्रकार के पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, बट यहाँ पर क्या है, हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते, कह सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सारे टाइप के पत्थरों से होती हो, क्योंकि हमने कोई एक स्पेसिफिक पत्थर को ट्राई करके देखा था। क्या हमारे पास दुनिया के सारे तरह के पत्थर अवेलेबल थे? नहीं थे ना। तो हम जाकर भी ये नहीं पता लगा सकते कि सारे पत्थरों से ही होती है क्या। तो यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हम कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है? ये जो थ्योरी है वो जनरलाइज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव क्या होता है? टॉप डाउन होती है, ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे। अब जो इंडक्टिव था ना, उसमें तो हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते, थ्योरी तक लास्ट में पहुंचते थे, है ना? लेकिन जो डिडक्टिव है ना, उसमें हमारे पास पहले से ही थ्योरी होती है। पहले से ही थ्योरी होती है, उससे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो वो क्या होगी? टॉप यानी कि ऊपर से, डाउन यानी कि नीचे तक, ऊपर से नीचे तक की अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच है। हमारे पास कोई थ्योरी थी, हमारे पास जैसे न्यूटन का लॉ था, न्यूटन का लॉ, ठीक है? ग्रेविटी की थ्योरी मान लो, ग्रेविटी की थ्योरी थी हमारे पास। तो वो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज ना, अगर ऊपर फेंको तो नीचे आएगी, हर चीज फेंकोगे तो नीचे आएगी। ये थ्योरी थी। इसके बेस पे मैंने क्या करा, हाइपोथेसिस बनाई। क्या? क्या सारी चीज ऊपर गिरने से नीचे आती है? क्या सारी चीज मैं ऊपर फेंकूंगी तो वो नीचे आएगी ही आएगी? ये मैंने हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बना ली। फिर मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। मैंने क्या करा, मेरा पेन फेंक के देखा, नीचे आ गया। मैंने मेरी बुक फेंक के देखी, वो नीचे गिर गई। ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड को फेंक के देखा, वो भी नीचे आ गया। ठीक है, मैंने मेरा बैग फेंका, वो भी नीचे आ गया। हर चीज नीचे आ रही। तो अब मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ, ये थ्योरी सही बोलती है, मैं कोई भी ऊपर फेंकूंगी तो वो नीचे ही आएगी। या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं बोलूंगी कि हीलियम बलून होते हैं, हीलियम बलून, उनको ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही जाते हैं, वो एक्सेप्शन है। तो मैं इस थ्योरी को रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्योरी से कंक्लूजन तक की जाते हैं, थ्योरी से कंक्लूजन तक जाते हैं डिडक्टिव।
और इंडक्टिव में क्या करते हैं, कंक्लूजन से जाते हैं थ्योरी तक। तो जो डिडक्टिव होती है, यानी कि डिडक्टिव कौन सी, क्वांटिटेटिव वाली, क्वांटिटेटिव, इसमें हम क्या करते हैं, 100% श्योर होंगे कि पानी के साथ में अगर हाइड्रोजन तो पानी ही बनेगा। तो ये भी अपने पास थ्योरी थी पहले, H2O, H2O अपने पास थ्योरी थी। मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि क्या पानी के, क्या ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बनाने से पानी बनता है। फिर मैंने बना बना के देखा, ऑब्जर्व करा, लास्ट में मैंने कंफर्म कर दिया कि हाँ बनता ही है, पूरी दुनिया में बनेगा, तो जनरलाइज कर दिया। तो ये थी डिडक्टिव अप्रोच, जिसको क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंडक्टिव डिडक्टिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, डाटा एनालाइज कैन अप्रोच फ्रॉम टू बेसिक पर्सपेक्टिव। डाटा एनालाइज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, डिडक्टिव अप्रोच से, इंडक्टिव से। ठीक है, डिडक्टिव क्या करती है, टेस्ट करती है थ्योरीज को जो कि हाइपोथेसिस पर बेस्ड होते हैं। इंडक्टिव क्या करती है, एनालाइज करती है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर बात बोल बोल दे इंडक्टिव, इंडक्टिव में हम थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि यहाँ पर हमने क्या करा था, ऑब्जर्व करके पैटर्न देख के टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना के लास्ट में थ्योरी बनाई, थ्योरी बनाई, थ्योरी को टेस्ट नहीं किया, थ्योरी बनाई है, टेस्ट नहीं किया। टेस्ट कहाँ पे करा था, यहाँ पे डिडक्टिव में। थ्योरी को टेस्ट हमने डिडक्टिव में करा था, थ्योरी के बेस पे हमने हाइपोथेसिस बना के ऑब्जर्व करके फिर कंफर्म करा था, फिर हमने कंक्लूजन देखा था। तो जब भी आ जाए टेस्ट करना, तो टेस्ट आएगा डिडक्टिव में। कभी बोल दे कि क्या हम असर्शनिज्म में आ जाए कि डिडक्टिव अप्रोच में हम थ्योरी को बनाते हैं, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर बोल दे इंडक्टिव में हम टेस्ट करते हैं थ्योरी को, तो वो भी गलत हो जाएगा। इंडक्टिव में थ्योरी को बनाते हैं, डिडक्टिव में हम टेस्ट करते हैं। जब भी आपके पास आ जाए कोई, कि जैसे ग्राउंडेड थ्योरी आ गया, ग्राउंडेड थ्योरी, तो आपको बोलेगा ये इंडक्टिव है, यानी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, ये ट्रिक है कि जहां पर थ्योरी आ जाए ना, वर्ड थ्योरी, इट मीन्स वो क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव। इट मीन्स वो क्या होगी, इंडक्टिव होगी। इंडक्टिव बोलो या क्वालिटेटिव बोलो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बना रहे हैं, किस में बनाते हैं हम, इंडक्टिव में बनाते हैं। और टेस्ट करना आ जाए तो इट मीन्स क्या होगा, डिडक्टिव अप्रोच होगी। अब देखिए, इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव स्टार्ट कहाँ से होती है, ऑब्जर्वेशन से। मैंने दिखाया था ना ऊपर, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती। फिर हम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, थ्योराइजिंग अबाउट दोज पैटर्न, पैटर्न के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करने की, टेस्ट करते नहीं है, टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। देखो, थ्योरी टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डाटा को इकट्ठा करेंगे। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मतलब कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है नहीं है। थ्योरी को टेस्ट नहीं कर रहे हम। यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, ये सारे पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, ये हाइपोथेसिस थी, इसको टेस्ट करेंगे, रगड़ रगड़ के देखेंगे। ठीक है, वो फिर लास्ट में डेवलप कर देंगे एक थ्योरी। ठीक है, तो ये थी इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव की बात करें तो थ्योरी से स्टार्ट होती है, मैंने आपको ऊपर से ऐसे दिखाया था, ऊपर से नीचे आती है। थ्योरी होगी, फिर हाइपोथेसिस, पैटर्न और कंक्लूजन। ठीक है, फिर उसने हाइपोथेसिस बनाई, पैटर्न देखे, डाटा कलेक्ट कर, लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचा। अब नई नॉलेज प्रोड्यूस कहाँ पे होगी, इंडक्टिव यानी कि क्वालिटेटिव में होगी, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरीज को बनाते हैं। टेस्ट कहाँ पर करते हैं, टेस्ट हम डिडक्टिव में करते हैं, पैटर्न वगैरह देख के। ये होगी अपनी इंडक्टिव। अब देखिए, कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव कहता है मोस्ट मैन आर राइट हैंडेड, ज्यादातर मैन होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि राइट हैंड से ही काम करते हैं। जोहन इज ए मैन, जोहन है वो मैन है, देयरफॉर जोहन मस्ट बी राइट हैंडेड। तो कहता है इसलिए क्या पक्का जोहन है वो राइट हैंडेड ही होगा। यहाँ पर कोई सेंस है, मतलब ये बोलता है कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो राइट हैंड से काम करते हैं। जोहन है वो मैन है, तो इसका मतलब जोहन भी राइट हैंड से काम करता हुआ राइट हैंडेड होगा, है ना। तो ये तो गलत है ना, हो सकता है कि जोहन राइट हैंडेड ना हो, है ना। मोस्ट ऑफ बोल रहा है, सारे तो नहीं बोला ना। तो यहाँ पर श्योरिटी है, नहीं है, नॉट श्योरिटी। ठीक है, नॉट श्योरिटी, क्या होगी ये, इंडक्टिव। लेकिन डिडक्टिव में क्या बोलता है, ऑल मैन्स आर मोर्टल, सारे के सारे मनुष्य है, प्राणी है, वो क्या है, नश्वर है, यानी कि नष्ट होने वाले, एक ना एक दिन मरते हैं। जोहन भी एक मैन है, तो इसलिए जोहन भी मोर्टल है, ये तो सच्चा है, ये तो सच्चाई है कि जो जितने भी प्राणी है वो नश्वर है, एक दिन मरेंगे। जोहन एक मैन है, तो जोहन भी मोर्टल ही हो गया, नश्वर हो गया। ठीक है, तो हाँ, इंडक्टिव डिडक्टिव, ये अपना हो गया क्रक्स। यहाँ पे क्रक्स दिया हुआ है।
कि इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप, ऊपर से नीचे चलती है, बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर चलती है, बॉटम से लेके ऊपर तक। ठीक है, ये थ्योरीज को बनाती है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी यानी कि नई स्टडी के बारे में आइडिया लेना, नई नई स्टडी करना। ठीक है, इसमें हम फाइंडिंग ढूंढते हैं, वो फ्लेक्सिबल होती है, ये क्वालिटेटिव होती है। डिडक्टिव क्या होगी, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे आएगी, है ना। और कंफर्मेटरी स्टडी, कंफर्म करना मतलब कि कंक्लूजन निकालना। लास्ट स्टेप जो था, टेस्ट करते थ्योरी को। सिस्टमेटिक होती है, क्वांटिटेटिव, ये आपको मैं करवा चुकी। तो यही है डिफरेंस। अगर पूछ ले मेन क्या होता है इंडक्टिव डिडक्टिव में, इंडक्टिव में तो हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, और टेस्ट कहाँ पर करते हैं उस थ्योरी को, डिडक्टिव में करते हैं। जनरलाइजेशन कहाँ पर होगी, ये बात ध्यान रखना। जनरलाइजेशन मतलब कि पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई करना, वो हमेशा होगी डिडक्टिव में। इंडक्टिव में पूरे यूनिवर्स पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया। अब एक और चीज समझा देती हूँ आपको, एबडक्टिव। क्या चीज, एबडक्टिव। एबडक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इंडक्टिव प्लस डिडक्टिव, इंडक्टिव प्लस डिडक्टिव, दोनों को मिला के डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब कि प्योर गैस वर्क, प्योर गैस वर्क, तुक्के मारना, तुक्के मारना। जैसे कि किसी भी चीज के बारे में तुक्के मारना एबडक्टिव होता है। इंडक्टिव डिडक्टिव को मिला के जहां पर कोई भी श्योरिटी नहीं होगी, वो हो जाएगा अबडक्टिव, यानी कि तुक्के मारना, गैस वर्क करना, जहां पर कोई भी हमारे पास सच्चाई की चीज नहीं है। अब देखिए रिसर्च है, रिसर्च कैन बी डन इन डिफरेंट डोमेन। रिसर्च है ना, अलग अलग डोमेन में हो, रिसर्च जो है वो अलग अलग डोमेन में हो सकती है। फर्स्ट डोमेन कौन सा है, मैं आपको यहाँ पर लिख, आपको इस समझ में जो फर्स्ट डोमेन है अपना, वो है इंटर इंट्रा डिसिप्लिनरी। इंट्रा, यहाँ पर ये देखना इंट्रा बोला है, इंट्रा मतलब एक, इंट्रा मतलब एक, सेल्फ। ठीक है, रिसर्च कौन कौन से डोमेन में, कौन कौन से एरिया में, डोमेन का मतलब एरिया में कर सकते हैं हम, सेल्फ के कर सकते हैं। इंट्रा डिसिप्लिनरी यानी कि एक ही सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं, सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अगर बात बोल रहे इंटर, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर मतलब कि दो, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो सब्जेक्ट में कर सकें। और अपना जो डिसिप्लिन है, अपना जो एरिया है, अपना एरिया पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, अपने एरिया को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसको इंटर डिसिप्लिन बोलेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, मल्टी वो होता है जो कि हमारा एक एरिया है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको अलग अलग डिसिप्लिन के, अलग अलग एरिया के लोग आकर देखेंगे, स्टडी करेंगे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इंट्रा डिसिप्लिनरी क्या होता है, जहां पर interdisciplinary में study of group of study that comes from two or more sometimes with the same parent discipline। कि जहां पर क्या होगा, एक ग्रुप होएगा स्टडी करने के लिए, वो क्या करेगा, ग्रुप ऑफ स्टडी दैट कम्स फ्रॉम टू और मोर सब सब डिसिप्लिन, मतलब कि ग्रुप तो दो तीन बना सकते हैं, वो दो तीन ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट डिसिप्लिन यानी कि एक डिसिप्लिन, एक ही एरिया, एक एरिया, जैसे कि कॉमर्स है मेरा, कॉमर्स है, मान लो मैनेजमेंट में मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैनेजमेंट में रिसर्च कर रही हूँ, उसी पे अलग अलग मैनेजमेंट के अंदर ही अगर मैं कोई टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे कि मैनेजमेंट में मैंने ले लिया प्योल का प्रिंसिपल लिया, या पेपर वन के समझ में नहीं आएगा, फिर भी जैसे मैनेजमेंट के अंदर ही मैंने कोई कॉन्सेप्ट ले लिया, तो वो तो हो गया इंट्रा, यानी कि खुद के डिसिप्लिन में ही हम स्टडी कर रहे हैं। इंटर मतलब क्या होगा, इंटर वो होगा कि रिसर्च दैट इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन डाटा थ्योरीज फ्रॉम टू और मोर डिसिप्लिन, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा एरिया से ना कंबाइन करके स्टडी करेंगे। जैसे कि मेरा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो मैंने ले लिया कि डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग का मान लो मार्केटिंग का है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया, वो तो आ गया इंट्रा में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग, उसी का अंदर से मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, डिज मार्केटिंग कॉमर्स में आता है, ठीक है, मार्केटिंग कॉमर्स में आता है, साथ ही साथ मैंने मैनेजमेंट ले लिया, मार्केटिंग कॉमर्स में आता है, साथ में मैंने मैनेजमेंट ले लिया। तो ये दो डिसिप्लिन हो गए, दो डिसिप्लिन मैंने ले लिए, और उससे मैं स्टडी कर रही हूँ, दो एरिया स्टडी कर रही हूँ, वो इंटर में आ जाएगा। मल्टी यानी कि अलग अलग से ले लिया मैंने, अप्लाई टू मल्टीपल डिसिप्लिन, यानी कि मैंने मैनेजमेंट से भी ले लिया, जो कि मैंने इसके साथ रिलेट करने वाला, यानी कि मार्केटिंग में ले लिया,
साथ ही साथ मैंने साइंस भी ले लिया, कंप्यूटर साइंस ले लिया, ईवीएस का भी टॉपिक ले लिया, फिर उस पे रिसर्च, इन सारों को कंबाइन करके यूँ तो मल्टीडिसिप्लिनरी हाथ है। समझ में आया कुछ? अगर हम खुद के एरिया से ही स्टडी करते हैं तो इंटर, अगर हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे अलग-अलग से, तो वो कौन-सा होएगा? इंटर। इंटर इंटर में क्या करेंगे हम? 2 डिसिप्लिन, 2 एरिया से स्टडी करेंगे, 2 अलग-अलग एरिया से। मल्टीडिसिप्लिन यानी कि अलग-अलग एरिया, बहुत सारे एरिया से मिलकर इसको कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे। अब डिसिप्लिनरी ट्रांसिस where a single discipline can be applied to other disciplines। डिसिप्लिन में ऐसे होता है कि बियॉन्ड चले जाना। जैसे कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, मार्केटिंग का इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में भी मैंने करा कंज्यूमर पर, कंज्यूमर पे भी करा मैंने चिल्ड्रन पर भी मैंने करा 2 से 4 ईयर्स के, मतलब कि बियॉन्ड चली गई रिसर्च के, एकदम डीपली अंदर तक घुस गई मैं। ठीक है? तो वो वाली रिसर्च क्या होगी? एकदम अंदर तक चले जाना, बारीकी से चले जाना। तो वो होती है ट्रांस डिसिप्लिन, यानी कि बियॉन्ड चले जाते हैं हम। ठीक है? मोनोडिसिप्लिनरी क्या होता है? जो फोकस करती है सिंगल डिसिप्लिन पर, बॉडी ऑफ नॉलेज पर, सिर्फ एक सिंगल सिंगल टॉपिक पर। कंज्यूमर है, कंज्यूमर पर ही स्टडी करूंगी, एक टॉपिक पर करेंगे। मोनो मतलब एक, हो जाएगी मोनोडिसिप्लिन। देखिए, रिसर्च कैन बी डन इन डिफरेंट डोमेन, ये भी मैंने आपको स्टडी करवा दिया कि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में करवा सकते हैं। ठीक है? तो इंटरडिसिप्लिनरी आपको समझ में आ गया कि 2 और मोर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं 2 और मोर एरिया से, सेवरल आइडियाज ले लेते हैं, और मोर यानी कि सेवरल, काफी सारे ना, तो उसी से हम लेके अगर डिसिप्लिन आ गया। इंटरडिसिप्लिनरी में एग्जांपल हो गया जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी का, हेल्थ का, मिग्रेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन, बायो इंजीनियरिंग, नई क्रॉप्स, क्लाइमेट चेंज। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में क्या हो गया? ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम लाइक एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, या मतलब इन सारी चीजें जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इंटरडिसिप्लिनरी में लिंक चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कि सोशलॉजी है, तो सोसाइटी की स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि आ, ओ बड़ो बड़े लोगों की स्टडी करना है ना, साइकोलॉजी पढ़ना, ये आपस में रिलेटेड सब्जेक्ट है, 2 से ज्यादा, वो इंटर में आ जाएगी। 2 स्टडी है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम। क्रॉस डिसिप्लिनरी में क्या होगा? क्रॉस डिसिप्लिनरी में हम देखेंगे रिसर्च इन्वॉल्व रिसर्चर वर्किंग अक्रॉस एकेडमिक बाउंड्री टू कैप्चर द वर्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मतलब कि देखिए, मैंने आपको पहले वाले में क्या बताया? पहले वाले में मैंने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी में हम क्या करेंगे? अलग-अलग डिसिप्लिन को शामिल करेंगे जो लिंक होएंगे आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा डिसिप्लिन को, एरिया मतलब सब्जेक्ट को। जैसे मैंने एनवायरनमेंट को मिला के प्लस मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मार्केट, एनवायरनमेंट को मिला के और मार्केटिंग को मिला के एनवायरमेंटल मार्केटिंग बना लिया। तो 2 सब्जेक्ट को मिला के कर लिया मैंने, है ना? और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? डिसिप्लिन, क्रॉस मतलब कि अलग-अलग डिसिप्लिन से, क्रॉस मतलब अलग-अलग डिसिप्लिन से। कैसे? देखो, एकेडमिक बाउंड्री कैप्चर द वर्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मेरा एक जो मैनेजमेंट की स्टडी है, मेरी एक जो मैनेजमेंट की स्टडी है, मैं देखूँगी कि जो कॉमर्स वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होती है, कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होती है, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होती है, और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होती है। अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर स्टडी करूँगी मैं, वो क्रॉस डिसिप्लिनरी में आ जाएगा। दूसरों के, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू होएगा, पीओवी होएगा, स्टडी करूँगी, वो क्रॉस डिसिप्लिनरी में आ जाएगा। ठीक है? इसमें मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अलग-अलग रोल होते हैं करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स क्रॉसेस सेवरल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि किसमें क्या आएगा। अगर बात आ जाए, देखो मैं यहाँ पर कुछ समझा देती हूँ। इंट्रा आ जाए ना, इंट्रा मतलब कि एक डिसिप्लिन, सिंगल डिसिप्लिन, सिंगल हो गया क्या? इंटर आ जाए, इंटर यानी कि 2 डिसिप्लिन, 2 और मोर, है ना? मल्टी आ जाए यानी कि 2 बहुत सारे अलग अलग, 2 से ज़्यादा मतलब 3 4 5, मल्टी डिसिप्लिन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से आ गए, अलग अलग डिसिप्लिन से। यहाँ तो 2 और मोर थे लेकिन लिंक थे, एक ही सब्जेक्ट से थे, जैसे कॉमर्स वाले ही थे सारे,
मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यहाँ मल्टी में क्या होगा, मल्टी में कंप्यूटर साइंस, ईवीएस, सारे सारे सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट बनाएंगे, सारे सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल होएगा, यहाँ लिख देती हूँ क्रॉस सेक्शनल, उसमें सब्जेक्ट को मिलाएंगे नहीं, होएगा तो एक ही सब्जेक्ट होएगा, लेकिन अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगी कि कैसे होता है, अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगी कि कैसे होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये अपना हो गया इंटर, इंट्रा। ये एक्स्ट्रा स्लाइड दी हुई है, आपको अगर मन करे तो आप पढ़ सकते हो। देखिए, इंटर डिसिप्लिन में सेम ही सब्जेक्ट है, उसी से हम कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस में हम क्या करें, ये एक ही सब्जेक्ट है, देखो एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ मैं। ठीक है, मल्टी में क्या है, अलग अलग ही सब्जेक्ट है, सारे सारे अलग अलग सब्जेक्ट है। उन सारों को मिला के 6 सब्जेक्ट को मिला के मैं एक रिसर्च का टॉपिक बना रही हूँ। ठीक है, 6 अलग अलग, जैसे कंप्यूटर, एनवायरमेंट साइंस, ये सब। इंटर में 2, मार्केटिंग और मैनेजमेंट, जो कि कॉमर्स में ही आते हैं। क्रॉस में मैंने क्या करा, एक सब्जेक्ट ले लिया मार्केटिंग, पे मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख। ट्रांसीडेंटल में या ट्रांस डिसिप्लिन, बियॉन्ड चली जाऊंगी, एक ही सब्जेक्ट के अंदर तक घुस जाऊंगी, तो ट्रांसी बोलेंगे। देखिए, मल्टी डिसिप्लिन का ये हो गया, ट्रांस में बियॉन्ड चलेगी, एक सब्जेक्ट लिया था उसी में गई, फिर थोड़ा इंटर में 2 को जाके। अब देखते हैं रिसर्च की मैथडोलॉजी। रिसर्च की मैथडोलॉजी 1 मिनट में देख लेती हूँ, आगे छोटे पहले वो ज़्यादा ना हो जाए। है ना, आज हमने इंडक्टिव या 1 मिनट रिवाइज कर ले हमने क्या क्या किया आज, के बाद में हम बाकी का पढ़ लेंगे, ज़्यादा ना हो गया। और यहाँ से पढ़ रहे थे ना हम, यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम, उसके बाद में हम बाकी का कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। देखिए, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखे थे कि एक्सप्लोरेटरी होता है, नई नॉलेज लेनी हो, तो डिस्क्रिप्टिव हमें थ्योरी को डिस्क्राइब करना हो, एक्सप्लेनेटरी में हम प्लान को, एक्शन डिस्क्राइब करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी। प्रेडिक्टिव में हम करंट सिचुएशंस को देखते हैं कि आगे क्या इसका पैटर्न चल रहा है। डायग्नोस में हम कॉज का, रीजन का पता लगाते हैं। कंपेरेटिव में हम कंपेयर करते हैं टू और मोर ग्रुप को, उसकी सिमिलैरिटी क्या, डिफरेंसेस क्या। गुड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो देखा हम। ठीक है, फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाते हैं वो भी मैंने देखा। और रिसर्च के टाइप्स हम पढ़ ही रहे थे अभी। हमने इंडक्टिव डिडक्टिव देखा। इंडक्टिव क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच। डिडक्टिव क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच। फिर इंडक्टिव के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस, ये भी हो गया था। अब रिसर्च के डोमेन देखे हमने, अलग अलग डोमेन में कैसे, मोनो में एक सिंगल डिसिप्लिन होएगा, बहुत सारे होंगे। इंटर में 2 लिंक होंगे, ट्रांसडेंट बियॉन्ड चलेंगे, इंट्रा में एक ही होएगा। ये सब हमने देख लिया। रिसर्च मेथडोलॉजी, कल स्टार्ट करें क्या टॉपिक, ज़्यादा ना हो जाए, है ना। एक कर ले, चलो एक कर लेते हैं, अप्लाइड हो रही है, बाकी का कल। देखिए, अगर हम देखें रिसर्च के टाइप्स, पर्पस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें रिसर्च करनी है, हमारी रिसर्च करने का पर्पस क्या है। रिसर्च करने के पर्पस के अकॉर्डिंग अगर रिसर्च देखेंगे तो पहली हो सकती है, पहली होएगी थ्योरेटिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना एक्सप्लोरेटरी में। तो थ्योरेटिकल रिसर्च कौन सी होती है, जहाँ पर हम क्या, जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, बेसिक रिसर्च बोलते हैं। यहाँ पर हम नई नॉलेज को लेते हैं, नई नॉलेज को लेने के लिए डाटा को इकट्ठा करते हैं, है ना। नए नए आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप हो, है ना। हम किस पे फोकस करेंगे, आइडियाज़ को डेवलप करने, एनालाइज करने में, इंफॉर्मेशन, नई नई थ्योरीज को बनाने में। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, और ये हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। और बेसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन होती है, रियल वर्ल्ड के इवेंट पे होती है, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं। ये स्टडी क्या एम करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़े ना, आइडिया थोड़ी डेवलप। अब आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। नोट्स बनाने आप क्या, सबसे पहले आप लिखोगे रिसर्च का। आपको ऐसे लंबी लंबी लाइन नहीं लिखनी, ये देखो लिख रखी है, नहीं।
आपको क्या करना है, रिसर्च क्या होती है आपको पता ही है। तो एक बस इतना कर लेना, रिसर्च, सर्च कर लिया। उसके बाद में आप लिखोगे रिसर्च के टाइप क्या होते हैं। आपको शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा नहीं। अब आपको रिसर्च आ रही है इससे समझ, तो आप शॉर्ट में लिखो। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है इसको कम टाइम में बनाया जा सके। कम टाइम में बनाने में भी कम टाइम लगे, रीड करने में भी कम टाइम लगे। नोट्स हम किसके बनाते हैं? ताकि जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, हम तब जल्दी-जल्दी हम क्या करें, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर एक जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर सकें, एक टॉपिक कंप्लीट कर सकें। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं लोग, कि कम टाइम होता है हमारे पास, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कैसे करें? अगर हम पूरा लंबा-लंबा लिखेंगे, इतना बड़ा-बड़ा लिखेंगे, तो रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा क्रिस्प वे में बनाओ, हमेशा इस ये क्या होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो हमेशा अपने नोट्स हैं, जैसे ये ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। वैसे ही हमारे जो नोट्स हैं, वो क्रिस्प वे में बनने चाहिए। अगर आगे आपका रिसर्च का टाइप आपको बनाना है, तो आप सीधा लिखोगे रिसर्च टाइप। आपको किसी को दिखाने थोड़ी ना अपने नोट्स। अपने नोट्स आप खुद के लिए ही बना रहे हो, ना दूसरों के लिए। तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ज़्यादा सुंदर राइटिंग में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो ये आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखिए, आप नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स बनाना आपको, तो लिखोगे रिसर्च के टाइप्स क्या? टाइप्स में आप लिखोगे फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल के नाम लिख सकते हो इसके, क्योंकि नाम आप भूल सकते हो। एक कॉलम बना बना लेना, उसमें लिख देना बेसिक रिसर्च होती है, बेसिक लिख देना, समझ जाओगे। प्योर, थ्योरेटिकल, ठीक है? और फंडामेंटल तो या, और इसमें क्या करते हैं, इसके कीवर्ड लिखने हैं आपको, कि न्यू नॉलेज, बस न्यू नॉलेज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, न्यू नॉलेज हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, और साथ में हम क्या करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बस इतना सा लिखना है, वो आपके नोट बन जाएँगे। अगर आपका बोल दे अप्लाइड रिसर्च क्या करते हैं? अप्लाइड मतलब 2 टाइप अप्लाइड करते हैं, थ्योरी को अप्लाई करना, ठीक है? थ्योरी को अप्लाई, बस इतना लिख देना आपको। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं। बाकी मैं नोट्स कैसे बनाते हैं उस पे एक ना वीडियो बनाऊँगी, प्रॉपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आप देख लेना कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। अभी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। बाकी शॉर्ट्स मैं बोलती हूँ, अगर पहले आप वीडियो देखो, बाद में जब रिवाइज़ करोगे ना, दोबारा देखोगे, नोट्स बनाए। वीडियो के साथ-साथ। तो अब ये है जो अपनी थ्योरेटिकल रिसर्च थी, इसमें इसके कीवर्ड है कि थ्योरी को हम बनाते हैं, थ्योरी को बनाएँगे, टेस्ट नहीं करेंगे, नई नॉलेज लेंगे, नई नॉलेज को लेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ये इसकी कीवर्ड है। अनस्टडी किया हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये कहता है ये रिसर्च क्या देती है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन देती है कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, प्रोटॉन्स क्या होते हैं। देखो, ये अनस्टडी टॉपिक है, इस पे स्टडी नहीं किया हुआ। हम नॉलेज ले रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स है, हमारी दुनिया कैसे बनी, प्रोटॉन कैसे बने, बारे में स्टडी। अप्लाइड क्या होता है? अब मेन सीधी सी बात है, इतना सीखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको ये दिया हुआ है, आपको ऐसे ना बिल्कुल कम दिया हुआ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। टेक्स्ट बुक टाइप से। अप्लाइड रिसर्च का सीधी बात है कि थ्योरी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। थ्योरी को हम यहाँ पर क्या अप्लाई, जो हमने फंडामेंटल में थ्योरी बनाई थी ना, थ्योरी बनाई थी, कहाँ अप्लाई करेंगे? अप्लाइड रिसर्च में करेंगे। तो ये साइंटिफिक स्टडी होती है जो क्या करेगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व है, डे टू डे लाइफ। हमारी जो डेली की लाइफ होती है ना, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम को क्या, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए थ्योरीज को अप्लाई करती है। It find out answer or solution to everyday problem, cure illness, develop innovative techniques. The goal of applied research is find out to particular query solution, provide knowledge is useful practical. अप्लाइड रिसर्च होती है ना, अप्लाइड रिसर्च, इसके अंदर ये 2 टाइप की होती है। तो यहाँ पर बता, अप्लाइड रिसर्च जो होती है, अप्लाइड, तो 2 टाइप की होती है। इसके अंदर एक्शन भी आती है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो होती है ना, वो होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब ये नोट्स बनाने वाली चीज़ है कि आपने लिख दिया अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड 2 टाइप की होती है, एक तो अप्लाइड और एक हो गया, मैं अच्छे से दिखाती हूँ, समझ में आ जाएगा। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड, ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है एक्शन रिसर्च,
एक होती है इवैल्यूएशन, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनना है। अप्लाई एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च पहले पहले तो देखते हैं किसने दिया है, कर्ट लुबिन ने दिया है, कर्ट लुबिन ने दिया है, ठीक है, कर्ट लुबिन। और इसके सीक्वेंस दिए हैं इसने, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, पावर। पावर इसकी ट्रिक है, पावर इसकी trick है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये इसकी ट्रिक। एक्शन रिसर्च वो क्या है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए होती है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए। और ये एक्शन रिसर्च वो क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव। समझाऊंगी, एक बार लिखते जाओ। जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसके अंदर एक्शन आएगी, एक्शन क्वालिटेटिव होती है, कर्ट में होती है PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पहले प्लान बनाओ, उस प्लान को क्या करो, एक्ट करो यानी कि इम्प्लीमेंट, फिर उसको ऑब्जर्व करो, सही जा रहा है नहीं आ रहा, फिर रिफ्लेक्ट करो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके अंदर, सही हो रहा है नहीं हो रहा। लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए होती है, इसलिए क्वालिटेटिव। कैसे? कि मेरे घर में जो समस्या है, मेरे घर में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए मैं कोई रिसर्च करूँगी, तो एक्शन रिसर्च में होएगी, ठीक है? ये हाँ, ये क्या होती है, साइक्लिकल होती है, साइक्लिकल यानी कि चलती रहती है, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। प्लान बनाया, ऑब्जर्व करा, प्लान बनाया, लागू करा, ऑब्जर्व करा, रिफ्लेक्ट, फिर प्लान बनाया, तो ये साइक्लिकल होगी ऐसे, ऐसे चलती रहेगी। PAOR, पहले प्लान बनाया, लागू करा, ऑब्जर्व करा, रिफ्लेक्ट करा, फिर प्लान बनाया, फिर ऐसे करा, ये साइक्लिक होगा, चलती रहेगी। जैसे कि मान लो मेरा JRF नहीं हुआ, ठीक है, मान लिया मेरा JRF नहीं हुआ, तो मैंने क्या देखा, मैंने ना फिर JRF होल्डर का इंटरव्यू देखा, उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, है ना, तो वो मैंने अप्लाई करके देखी, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो क्या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सभी पे अप्लाई हो सकती है? हर एक पर्सन की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हर एक पर्सन है, उसका माइंडसेट अलग होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी, हर चीज़ अलग होती है, माइंडसेट, चीज़ पढ़ने का तरीका, बैकग्राउंड, कल्चर, चीज़ अलग होती है। तो क्या उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सेम मेरी प्रॉब्लम होगी? क्या वो बीमार हुई थी, नहीं कर पाई, तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगी? क्या उसको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे भी समझ नहीं, तो जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च हम करते हैं वो होगी एक्शन। एक्शन किसी एक पर्सनल पे लगती है ना, कोई एक पर्सन पे लगेगी, जैसे कि मेरे ऊपर लग गई, मैं बीमार हो गई, मैं एग्जाम नहीं दे पाई, तो कभी नहीं दे पाएंगे, है ना? JRF होल्डर का हम इंटरव्यू सुनते हैं, तो जो चीज़ें उनके लाइफ में आई है, प्रॉब्लम्स वगैरह है, या जो टेक्निक उन्होंने अपनाई है, क्या सेम टेक्निक हम अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते हैं। तो वो आ जाएगी एक्शन रिसर्च में, ठीक है? लोकल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सी एक्शन रिसर्च होती है। और अप्लाइड क्या होती है? अप्लाइड पूरी दुनिया पे होती है, अप्लाइड पूरी दुनिया पे अप्लाई होती है, ठीक है? ये तो चलती रहती है, एक प्रॉब्लम आ गई, दूसरी, दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तीसरी। जैसे कि मेरे अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास JRF नहीं है, मान लिया मेरे अभी मेरी प्रॉब्लम JRF नहीं है, उनको, हाँ, अभी मेरी प्रॉब्लम है JRF नहीं है, मैंने JRF क्लियर कर लिया, उसके बाद में मैं क्या बोलूँगी, मेरे प्रोफेसर में करना है, वो प्रॉब्लम है, वो नहीं है। प्रोफेसर के बाद में सोचूंगी एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट के बाद सोचूंगी, बाद में वाइस चांसलर, वाइस चांसलर के बाद में मान लो PhD, PhD के बाद में कुछ हो, मैं ऐसे ऐसे चलती जाती है, प्रॉब्लम कभी खत्म होती है? नहीं होती ना। जो ह्यूमंस है उनकी कभी खत्म ही नहीं होती, तो अप्लाइड रिसर्च लोकल लेवल पे होती है, इसलिए क्वालिटेटिव, हर किसी को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड जो होती है ना, इसका नाम से ही पता चला, अप्लाई होना, ये पूरी यूनिवर्स पर अप्लाई होती है। जैसे कि कोविड है, कोविड-19 सिचुएशन किस पर अप्लाई हुई? पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई हुई थी, ठीक है? ऐसे ही अगर लॉकडाउन लगता है तो पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई होता है। तो वो वाली सारी की सारी सिचुएशंस जो पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई हो, उन पर अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी? तो वो हो जाएगी अपनी अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो अगर आई है अपने इंडिया में, तो पूरे इंडिया में लागू होएगी, पूरे वर्ल्ड में लागू होएगी, तो वो अप्लाइड रिसर्च है ना। और इवैल्यूएशन रिसर्च कौन सी होती है? इवैल्यूएशन करना मतलब गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम चलाती है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करते हैं, रिसर्च को इवैल्यूएशन रिसर्च। तो आपको समझ आया? अप्लाइड मतलब कि थ्योरीज को अप्लाई करना, जो बना। अप्लाइड के अंदर भी दो टाइप की कौन कौन सी दो टाइप की आएगी? एक तो आ जाएगी एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च जो कि कर्ट लुविन ने दी है, कर्ट लुविन ने दी है, जो कि साइक्लिकल यानी कि हमेशा चलती रहती है।
नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, सीक्वेंस आते पे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, है ना? और ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए सॉल्व की जाती है। और अप्लाइड में क्या करते हैं, थ्योरी को अप्लाई करते हैं। इवैल्यूएशन में हम सरकार के प्रोग्राम वगैरह कोई, और एक्शन रिसर्च क्या होगी, क्वालिटेटिव, क्योंकि ये लोकल लेवल के लिए है। लेकिन जो अप्लाइड है ना, अप्लाइड ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो ये क्या होगी, डिडक्टिव। डिडक्टिव यानी कि क्वांटिटेटिव, क्या होगी, क्वांटिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा करके देखिए। जो एग्रीकल्चर की हमें प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। हमें जो बीमारियां लगती है हमारी फसलों के, उसके बारे में हमें पता लगाना है। या एनर्जी हमारे घर में, ऑफिस में या ट्रांसपोर्टेशन में हमें करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर इनके बारे में ये सिर्फ हमारे घर घर की प्रॉब्लम है तो एक्शन में आ जाएगी, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर ये है तो अप्लाइड में आ जाएगी ना, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो ये होगी अपनी अप्लाइड रिसर्च। अब 2 टाइप की फॉर्म्स होती हैं, एक तो टेक्निकल होती है, एक साइंटिफिक होती है ना? टेक्निकल भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम में क्या आएगा, हम देखेंगे इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एफिशिएंसी। इसमें तो हम देखेंगे टेक्नोलॉजी में कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ा सके। साइंटिफिक में देखेंगे रिजल्ट क्या इम्पैक्ट, भी इंपॉर्टेंट ये मत करना कैसे ही है। तो अपनी जो है अप्लाइड रिसर्च हो चुकी है, ये कौन सी थी, नेचर के पर्पस के बेस पे थी, करना क्या चाहते हैं, पर्पस के बेस पे थी, हम नई स्टडी कर, नई थ्योरी को बनाना चाहते हैं या उस थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये 2 रिसर्च हो गई। अपनी जो फंडामेंटल रिसर्च है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरी बनाएंगे क्वालिटेटिव, फंडामेंटल क्या होगी, क्वाली, और अप्लाइड क्या होगी, क्वांटी। और अप्लाइड के अंदर एक्शन होगी, वो क्वाली में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना। थैंक्स, लाइक शेयर एंड